WHEF प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। देने के लिए उसको कठिनाई होती है। उन स्थितियों में आप सब आए हैं। लगातार कई सत्रों के माध्यम से इन मुद्दों पर चर्चा किए हैं। वह सचमुच सराहनीय भी है और अभिनंदनीय भी। आज यहां पर जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, वह मुझे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प में और उत्तर प्रदेश समृद्ध भारत के निर्माण में क्या योगदान करेगा, इस मुद्दे पर मैं बोलूंगा। लेकिन उससे पहले अच्छा होगा कि उसकी पृष्ठभूमि और उसकी आधारशिला कहां से होती है। याद करिए, दुनिया के उन तमाम लोगों ने जो पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते, भारत का सम्मान हो, भारतवासी अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। पहले विदेशी ताकतें इसमें बैरियर बनती थी, आज उन्हीं के मानस पुत्र उसमें वारिस, उसमें बैरियर बनने को तत्पर दिखाई देते हैं। और मैं आपके सामने उसी बात को रखना चाहूंगा। हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य कैसा? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। यानी जिसमें तीनों प्रकार के दुख के लिए, तीनों प्रकार की दरिद्रता के लिए, दैहिक दैविक और भौतिक, यानी तीन प्रकार के जो दुख हैं मनुष्य के सामने, आदि दैविक यानी प्राकृतिक आपदा हो गई, दैवीय आपदा जो आ गई, आदि भौतिक जो किसी हिंसक प्राणी के द्वारा प्रदान किया जाता है, के द्वारा प्रदत्त है, कोई हिंसक जानवर है या आतंकवाद भी है, उग्रवाद भी है, और आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक व्याधि, गलत खान पान के कारण या जेनेटिक रूप से भी बहुत सारी बीमारियां पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राम राज्य क्या है? तीनों प्रकार के दुख के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं। और आज भी शासन की कैसी भी पद्धति हो, दुनिया के अंदर सबसे आदर्श व्यवस्था अगर कोई मानी जाती है तो राम राज्य की मानी जाती है, राम राज्य की मानी जाती है। हजारों वर्ष पहले राम राज्य भारत ने साकार किया था, प्रभु राम ने साकार किया था। यही भारत की धरती है। यही भारत है जिसने राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार किया था। आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का महाप्रबंध, महाकाव्य रचा गया था। भगवान वेदव्यास कहते हैं, दुर्लभम भारती जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं। जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब
ये विरासत हमारी थी। और उसी महाभारत में भगवान वेदव्यास एक जगह कहते हैं, जब महाभारत जैसा महाप्रबंध काव्य रचा गया, पूछा गया ये क्या है इसमें, तो उन्होंने एक बात कही थी कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी पूरी दुनिया के अंदर है वह इस महाकाव्य में है, और जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई दलिद्र व्यक्ति इस प्रकार का दावेदारी कर सकता है क्या? क्या कोई दलिद्र देश राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकता है क्या? ये तो मैंने रामायण काल की बात कर दी, ये मैंने महाभारत काल की बात भी कर दी। दुनिया के अंदर आज की सभ्यता, संस्कृतियां जितनी भी हैं, ये सब उसके बाद पनपी है। और ये सच है, वैदिक काल रहा हो, महाभारत काल रहा हो, रामायण काल रहा हो, महाभारत का काल रहा हो, उपनिषदों का और पुराणों का कालखंड रहा हो, इनमें केवल एक सभ्यता और एक संस्कृति थी, और वह थी सनातन धर्म के रूप में जिसे हम मानते हैं, सनातन जिसको हम मानते हैं, वही था, वही था। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसने ये नहीं कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार करो, उसने कभी तलवार के बल पर किसी को वशीभूत नहीं किया, किसी का भूखंड नहीं हड़पा। याद करिए ना, भगवान राम कृष्ण कंधा पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। और जब लक्ष्मण को सोने की लंका अच्छी लगी, उन्होंने कहा भैया कुछ दिन रुका जाए यहां पे, अरे इतनी मेहनत हुई है तो कुछ तो उन्होंने फिर एक बात कही कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। यानी जननी और जन्मभूमि, उन्होंने यही कहा था कि ये लक्ष्मण याद रखना, ये सोने की लंका मुझे कतई रुचती नहीं है, यानी मेरी रुचि का नहीं है विषय। क्योंकि किसी भी सनातन धर्मावलंबी के लिए अनिवार्य है भगवान राम का यह वाक्य कि मां और यानी जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि, ये दोनों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और भारत हमारी जन्मभूमि है। अपनी मातृभूमि की और अपनी मां की रक्षा करना, अपनी मातृशक्ति की रक्षा करना हम सब भारतीयों का दायित्व है। और इस दृष्टि से आज हम सब यहां पर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये वास्तव में आपका एक कुंभ है। आप में से कोई उद्योगपति होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी होगा। कार्य का क्षेत्र वह हो सकता है, लेकिन चिंतन का शैली वही है जो भारत की ऋषि परंपरा की शैली थी। हम एक साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे, अपने मुद्दों को रखेंगे, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर अपने देश और अपने समाज के लिए जो उपयोगी है उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब छोड़िए महाभारत काल और उपनिषद काल खंड, पुराणों के उसके बाद के कालखंड को भी हम छोड़े।
आपने वह समय भी देखा है, उसके बारे में भी इतिहास में सुना है। ईस्वी सन के पहले आज दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देश और दुनिया के तमाम देश बुद्ध को अपना इष्ट मान करके उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ कहां था? यही तो भारत की धरती है। उनसे जुड़े हुए सभी स्थल भारत में हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया गया, बिहार में। पहला उपदेश दिया सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक चातुर्मास सन्यासी परंपरा, सन्यास की परंपरा में सर्वाधिक चातुर्मास, बरसात का जो 4 माह का कालखंड होता है, वो सर्वाधिक व्यतीत किए वह श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण स्थल, चाहे वह कौशाम्बी हो या संकिसा, ये उत्तर प्रदेश में। और महापरिनिर्वाण भी जिस धरती पर लिया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई 100 वर्षों के बाद इस देश के अंदर अशोक सम्राट बनते हैं। उन्होंने बौद्ध परंपरा में दीक्षित हुए और उन्होंने भारत ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों में, श्रीलंका में भी अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को भेजा था बौद्ध पंथ की दीक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता? अब ईस्वी सन के बाद से हम चलते हैं, पहली सदी से लेकर के 15वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम जो यूरोप से जुड़े हुए विद्वान हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक थी, 40% से अधिक। और ये लगातार 15वीं सदी तक चलता रहा। ये केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं था। ये सही बात है कि भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश माना जाता है, आज भी माना जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास मौजूद है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन भारत ने उस कालखंड में, आखिर फाइन टेक्सटाइल भी तो भारत ने ही पैदा किया था। आपने वह दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। आपके सामने है एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है। और दूसरा वह भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काट करके फाइन क्लॉथ की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करके उस विरासत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। और ये लगातार होता रहा। याद करिए, तब तक भारत में हमले शुरू हो चुके थे और लगभग 500-600 वर्ष भारत पे हमलों के हो चुके थे। कई बर्बर जातियों ने भारत पे तब तक हमला करके भारत की धर्मस्थलों को अपवित्र करना प्रारंभ कर दिया था। लगातार चलता रहा ये 10वीं सदी से लेकर के, और लगातार ये चलता रहा। इसमें कौन नहीं आया? इसमें गुलाम वंश भी आया, इसमें मुगल भी आए, इसमें तमाम अन्य
विदेशी आक्रांता आते गए, तुर्क भी आए, तमाम हमने लोग इसको लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। और उस सब के बावजूद भारत का शेयर 16वीं सदी तक आते आते यह अगली एक सदी में यानी 17वीं सदी तक आते आते भारत 25% वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर रखता था। और बाकी तो ब्रिटिशर ने तो इतना शोषण किया, इतना करते करते कहां तक लेके गए। आज 2014 के पहले की आप बात करें तो भारत की स्थिति क्या थी? पहचान का संकट आ रहा था। सबसे बड़ी आबादी के देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रखने वाला भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के देश में एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और हर भारतवासी को होना चाहिए कि पिछले 10 वर्ष में कैसे और किन तामसिक जड़ताओं से उभार करके भारत को एक नए भारत का दर्शन मोदी जी ने करवाया, जिसे आज हम कह सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है, याद रखना, हर देश की अपनी एक केमिस्ट्री हो सकती है, होगी, धरती की होती है, व्यक्ति की होती है। याद रखना, भारतवासियों की जो केमिस्ट्री है वह एक साथ तब बढ़ती है जब हम विरासत और विकास का समन्वय करके आगे बढ़ते हैं, एक साथ आगे लेकर के चलते हैं। और वही विजन मोदी जी ने देश को दिया है। हम अपनी विरासत को विस्मृत करके एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में, वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। हमें अपनी विरासत को लेकर चलना पड़ेगा, उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यही आपने देखा होगा, 70 वर्षों में भारत केवल 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था, और मोदी जी ने अगले 10 वर्ष में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। और ये मान के चलिए 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। किसी व्यक्ति, समाज या देश की पहचान संकट में होती है। संकट के कालखंड में उनका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा है, चुनौतियों से जूझने का जज्बा कैसा है। और वो आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को उसने अपने आगोश में लिया था एक बहुत कम समय में। और उतने कम समय में आपने देखा होगा जो प्रबंधन भारत का था, दुनिया के अंदर किसी देश का नहीं था। याद करना, जो भारत में मोदी जी ने दिया, हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी थी, उसका नाम था इंसेफ्लाइटिस। 1977 से लेकर के 2017 तक उस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई। और आप आश्चर्य करेंगे, ये बीमारी 1905 में दुनिया में आई थी। भारत में भी 1956 में पहली बार ये बीमारी आई थी। उत्तर प्रदेश में 1977 में बीमारी आई। और इस बीमारी के वैक्सीन के लिए 1905 में इसका वैक्सीन बना लिया।
नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। राहुल प्रियंका के यूपी कार्ड पर मोदी की स्टैंड। जी हां, बात करने जा रहे हैं आज इसी मुद्दे पर हो रही है यूपी मांगे उत्तर में। कल भी हमने इसी पर बात की थी। संसद में आज संविधान पर जारी चर्चा में पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। संविधान के सहारे उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि संविधान को रौंदने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यूपी का जिक्र किया और कहा कि यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू हो रही है। राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया और विपक्ष को एक हमले का जवाब दिया। पीएम ने नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को घेरा और बताया कि कब कब कांग्रेस राज में संविधान को रौंदा गया, यानी संविधान पर सदन के भीतर जमकर संग्राम हुआ। पहले रिपोर्ट, फिर हमारे सवाल और फिर मेहमानों से जवाब। सप्तम शेड्यूले कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। मैं प्रियंका गांधी, इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। तो यूपी मांगे उत्तर हम बात करेंगे, लेकिन आपको सीधा लेकर चलते हैं। सीएम योगी का संबोधन हो रहा है मुंबई में। कहां हम 40% का शेयर रखते थे, आज हम मात्र वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का शेयर मात्र 2%। और इस पर कैसी स्थिति पैदा हुई, उसको देखते हुए ही मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। और उसी पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बातें हमारे सामने आई हैं, उन बातों को मैं पूर्व वित्त मंत्री, भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 2007 में उत्तर प्रदेश आए थे, लखनऊ में। उन्होंने अपनी पुस्तक एन आउटसाइड व्यू, व्हाई गुड इकोनॉमिक्स वर्क फॉर एवरीवन, इस पुस्तक को उन्होंने वहां पे लोकार्पण किया था। और उस समय जो गोष्ठी हुई थी उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार। पी चिदम्बरम जो बात कर रहे हैं, मैं फिर उसके बाद आगे की कड़ी इसके साथ जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी धनी देश नहीं रहा, देश में गरीबी सदा थी और आज भी है। भारत में घी दूध की नदियां और इसके सोने की चिड़िया होने के मिथक पर आधारित पुस्तकों को जला देने की आवश्यकता है। अब आप सोचिए, ऐसे नियंताओं से आप क्या उम्मीद करते हैं।
ये पी चिदम्बरम है, भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, भारत के गृह मंत्री भी थे। क्या उम्मीद करते हैं इनसे? ये राम को मिथक मानते हैं, श्री कृष्ण को मिथक मानते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। दो दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का ध्वंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे, और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए, और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग ध्वंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। आप सोचिए, इन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं। तो हमने कहा भाई, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अंतिम शब्द तो हे राम के ही कहे थे, वो कहते नहीं वो कोई दूसरे राम थे। अब मुझे बताओ कौन राम थे? अरे राम तो एक ही हुए, वो अयोध्या में पैदा हुए थे, महाराज दशरथ के पुत्र थे। पूरा देश, पूरी दुनिया उसी रूप में राम को जानती है। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। आज भी आप देखेंगे कंस का जो कारागार है उसकी दीवारें आज भी दिखाती हैं 5000 वर्ष पुरानी उसकी जेल की दीवारें आज भी नकारते हैं। ऐसे ही भारत को नकारने वाले लोग भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की भाषा को, भारत की परंपरा को, भारत की मातृशक्ति को, भारत से जुड़ी हुई हर चीज को नकारने का प्रयास करते हैं। भारत के गौरव को कमतर करने का, हर स्तर पर कमतर करने का प्रयास इनका होता है। और जब ये लोग रहेंगे तब यही स्थिति होती रहेगी। बहनों और भाइयों, इस मुद्दे पर मैं इसलिए कह रहा हूं, पी चिदम्बरम ने 2007 में बात कही थी और मैंने इसलिए रामायण की चर्चा की, महाभारत की चर्चा की। महाभारत की रचना या भगवान वेदव्यास
वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे। ऐसा भी नहीं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे होंगे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, तो ये भी बोल देंगे कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बात सीखी होगी इसलिए बोल दिया। राहुल गांधी जैसा विद्वान तो ये बोल ही सकता है। और इसीलिए मैं इस बारे में इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि लोग वह हर कार्य करेंगे, और वही उदाहरण मैंने दो आपके सामने दिए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति, आखिर महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी योग्यता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर आज उपराष्ट्रपति के पद पर देश की एक संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए देश की उच्च सदन का संचालन कर रहे हैं, और उसमें बुराई क्या है भाई? सदन का संचालन कुशलता पूर्वक हो, चेयरमैन के रूप में ये उनका वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वे कर्तव्यों का निर्वहन न कर सकें, सबसे पहली तो इस बारे में उनको चिंता है, विरोधियों की इस बात की चिंता है कि एक किसान का पुत्र इतने बड़े पद पर कैसे चला गया, क्योंकि ये तो एक परिवार विशेष की बपौती हुआ करती थी। सारे लोग उसी परिवार से हों, उन्हीं के उससे खानदान से हों, बाकी और कहीं से नहीं आ सकता। और दूसरा, अगर एक न्यायमूर्ति के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी दुनिया की सच्चाई को अगर किसी सामाजिक संगठन, किसी सांस्कृतिक संगठन के मंच के माध्यम से रखते हैं तो उनको भी धौंस दी जाती है। इस धौंस का जवाब क्या है? और इसका जवाब आप हैं, समाज है, ये देश है जिसको खड़ा होना चाहिए, नंगा करना चाहिए इन लोगों को जो लोग सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक शुरुआत है, याद करिए, ये यहीं पे नहीं था। इससे पहले सत्र प्रारंभ होने के पहले, संसद सत्र प्रारंभ होने के पहले ये आवाज निकली थी कांग्रेस के मंच से कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शांतिपूर्ण समाधान निकालने वाली सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के प्रति भी इन्होंने इस प्रकार की, उन मान्य न्यायमूर्तियों के प्रति भी इस प्रकार की टिप्पणी की थी इन लोगों ने। यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के से संबंधित विवाद का समाधान हो। और चूंकि मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, कहते थे, डराते थे, कहते थे अरे अयोध्या में कोई फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा फालतू बात करी, मच्छर नहीं मरने वाला है, दंगे फसाद की बात करते हो। क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। आज आप देख रहे होंगे, यानी सामान्य दिनों में कहीं चेन स्नेचिंग की घटना हो जाती होगी, कहीं धक्का मुक्की हो जाती होगी। जब 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला दिया था, आप आश्चर्य करेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई, कोई घटना नहीं घटित हुई। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था 5 अगस्त 2020, कोई घटना कहीं नहीं घटित हुई। 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, और 22 जनवरी 2024 को जिस दिन 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में सबसे शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण दिवस था। बहनों और भाइयों, मैं उसका साक्षी हूं, मैं वहां की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन धौंस देने वाले तब भी नहीं चूक रहे थे, कह रहे थे ये हो जाएगा। अरे हमने कहा जिम्मेदारी मेरी है, क्या बात करते हुए, कैसे हो जाएगा इसे?
तुम यही कराते थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, विरासत और विकास का समन्वय किस रूप में आगे बढ़ सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रही, यानी देश की आबादी का 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। एवरेज मान के चलो कि हर पांचवां छठा आदमी उत्तर प्रदेश का है। जब यहां पे देख रहे थे आप, रविकांत जी भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं, गाजीपुर जिले में। आईआईटी मुंबई से उन्होंने यहां से पास आउट होने के बाद वे यहीं पे बस गए, अपना काम धाम शुरू कर दिया उन्होंने यहीं पे। मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा मिस्टर जी कभी वापस जाते भी हैं गांव में, जाइए थोड़ा गाजीपुर में भी विकास कराइए, क्योंकि दोनों मिलकर के साथ साथ होगा। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके नेतृत्व में जिस रूप में बना है, आपको बताऊं मैं, काशी में 2014 के पहले पूरे वर्ष भर में 50 लाख कुल पर्यटक आ पाते थे, तो लोग मानते थे बहुत आ गए। और इस वर्ष कितने आए मालूम है आपको? 16 करोड़। एक वर्ष में 16 करोड़। अब 16 करोड़ पर्यटक जिस काशी में आ रहे हैं, वहां की इकोनॉमी पे कितना असर पड़ा होगा। आपने देखा होगा पूरी एक साइकिल है, तो एयर कनेक्टिविटी से काशी जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा जुड़ा है। आज रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, हर प्रकार से वाराणसी और अब तो वाटरवे से भी जुड़ चुका है। वहां के होटल, वहां के रेस्टोरेंट, वहां का टैक्सी चालक, वहां का ई रिक्शा, वहां की मार्केट, ये सभी वहां के नाविक, ये सभी पूरा एक इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। और वाराणसी में आप देखेंगे होटल या रेस्टोरेंट, हर एक जगह खुशहाली। हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि पिछले 10 वर्ष में और पिछले 7 वर्ष में उसमें और गति आई है। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद तो अब बोलना ही क्या, हर दिन प्रतिदिन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक ऑफ सीजन में इतने श्रद्धालु या पर्यटक काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में 2017 के पहले अयोध्या में बिजली मिलती थी 4 घंटे। गलियां थी, संकरी गलियां थी। स्नान करने के लिए राम जी की पेड़ी थी, राम जी की पेड़ी में पानी तो आता था, जाता नहीं था, वहीं पे जमता था, वहीं सड़ता था, उसी सड़े हुए पानी में लोग स्नान करते थे। गंदगी का ढेर, बड़ी दुर्व्यवस्था थी। और आज जब वहां पे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया, एयरपोर्ट वहां बनाया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज वहां कार्य कर रहा है। और अब उसी अयोध्या में जहां बामुश्किल वर्ष भर में 20-25 लाख श्रद्धालु आते थे, उसी अयोध्या में यह अब 12 करोड़ पूरा कर रहा है। और मान के चलिए कि आने वाले समय में यह संख्या वहां पर भी 16 करोड़ और उससे ऊपर ही जाने वाली है। एवरेज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहा है। यह स्थिति मथुरा वृंदावन की है। अभी तो हम लोग उधर पूरा गए भी नहीं है।
यानी अकेले एक वर्ष में 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर 62 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आया है। अब आप अनुमान करिए 62 करोड़। पहले ये संख्या बामुश्किल वर्ष भर में कितना भी कोई खींच खांच ले तो उसको मुश्किल से 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंचती थी। आज 62 करोड़ लोग आ रहे हैं एक वर्ष में, तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पे इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में आज लोगों को काम मिला है, रोजगार के सृजन हुए हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और ये विरासत के प्रति थोड़ा भी कार्य करने के बाद हम लोगों ने तो यूपी के अंदर हमने इस कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन की स्कीम भी हम लोग निकाले। 1000 से अधिक ऐसे धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के कार्य को हम लोगों ने अब तक संपन्न किया है। लगातार आप मां विंध्यवासिनी के धाम में जाएंगे, एक नया कॉरिडोर मिलेगा, नेमी सारण्य में नया मिलेगा, सुख तीर्थ में कुछ और मिलेगा। अन्य चित्रकूट में आप जाएंगे, वहां पर भी महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली लालापुर में भी, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर में भी, प्रयागराज में कल ही प्रधानमंत्री जी थे। दिव्य और भव्य कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को अंतिम उस पर लेके हम वर्तमान में चल रहे हैं। ये तभी संभव है जब विरासत को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। और आज परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश जहां के सामने पहचान का संकट था, जहां लोगों के सामने पहचान का संकट था। हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आए थे, हमारी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में तब तक 1 दर्जन कस्बे ऐसे थे जहां पर हिंदू पलायन कर चुका था। बेटियों की सुरक्षा बुरी हाल थी। कोई बैलगाड़ी लेकर के जा रहा है या भैंस गाड़ी लेकर के जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह ऐसी होती थी कि अगर उसने कहीं पे पान खाने के लिए, चाय पीने के लिए वो कहीं रुका तो कुछ देर के बाद देखता था कि भैंस या बैल दोनों गायब हो जाते थे। ये हाल थे और दिन दहाड़े होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। सड़कें ऐसी थी, पता ही नहीं लगता था सड़क है या गड्ढा है, या सड़क है या खेत है, पता ही नहीं लगता था। बिजली आती ही नहीं थी। मैंने पहले कहा ना कि ऐसी स्थिति बना दी गई थी। हम लोग भी एक बात बोलते थे, लोग पूछते थे उत्तर प्रदेश, हम लोग उस समय कहते थे यार देखो, अगर हमें विरासत के रूप में पूछोगे तो राम, भगवान राम का जो उत्तर प्रदेश है, बाबा विश्वनाथ का जो प्रदेश है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस प्रदेश में हुआ है, मां गंगा सर्वाधिक दूरी जिस प्रदेश को अपनी कृपा बरसाती है, मां यमुना की कृपा जिस प्रदेश पर है, मां सरयू की कृपा जिस प्रदेश में, वही उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि जहां से आप भारत के अंदर अगर किसी देश से घुसते हैं, अगर दिन में घुसेंगे, किसी राज्य से घुसेंगे, तो जहां से सड़कों पे गड्ढे शुरू हो जाएं, खेत और सड़क का पहचान न हो, ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में आप आ गए। रात्रि के समय अगर आप चल रहे हैं, अंधेरा जहां से शुरू हो जाए, मान के चलिए उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। आज उसको बदला गया है। इसके लिए कार्य प्रारंभ हुए, अनेक स्तर पर, सरकार के स्तर पर कार्य प्रारंभ हुए। और हम लोगों ने पहले दिन से कहा था भाई हम अपनी विरासत का सम्मान करेंगे, विरासत को संरक्षित करते हुए प्रदेश के विकास का एक रोड मैप तैयार किया गया। और पहले दिन ही बता दिया गया था कि भाई देखो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। जो सुधरना चाहते हैं हम उनको पूरा मौका देंगे। लेकिन अगर कोई
ये मान के चलेगा कि अपराध की जो पुरानी शैली थी और सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा, तो नोट करना कि अपराधी भी और उसका आका भी, ये दोनों गिरफ्त में होंगे और फिर वह स्थिति होगी कि उसकी कल्पना आने वाली 7 पीढ़ियां उनकी फिर देखने की हिम्मत नहीं करेगी इधर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार धीरे धीरे करके 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 8 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो रहे हैं, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल दिया गया। लेकिन हमें इसके लिए रिफॉर्म करने पड़े। रिफॉर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसके लिए तमाम स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास किए गए। आज उसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर पे हमने काम करना प्रारंभ किया। हम लोग जब आए थे 10वीं अर्थव्यवस्था थी यूपी, जनसंख्या में नंबर 1 था, अर्थव्यवस्था 10वीं थी। आज हम देश की अर्थव्यवस्था की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश, और 9.2% का शेयर भारत की जीडीपी में यूपी दे रहा है। इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़े और डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें पिक एंड चूज नहीं हुआ। सरकार ने पॉलिसीज बनाई, हर एक सेक्टर पर ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। हम बार बार इस बात को कहते थे। क्या नहीं उत्तर प्रदेश में है? दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास, सबसे अच्छी कृषि भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन। यानी उत्तर प्रदेश में 11% देश की कुल कृषि योग्य भूमि, यानी 17% आबादी देश की यूपी में निवास करती है, लेकिन कृषि योग्य भूमि केवल 11% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन होता है भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश अकेले अपनी धरती से उपलब्ध करा करके देता है। और जल संसाधन 86% भूमि हमारी ऐसी है जिसमें सिंचाई की बेहतरीन सुविधा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं इसका विस्तार हो रहा है। पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। इकोनॉमिक ग्रोथ उत्तर प्रदेश का बहुत आगे बढ़ा। लेकिन इस सब के साथ साथ हम मान सकते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब भारत की इकोनॉमी इसलिए आगे थी क्योंकि भारत का एग्रीकल्चर के फील्ड में अकेले भारत ही इसमें कार्य करता था। नहीं, हमारे पूर्वजों ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और कुटीर उद्योग में बहुत काम किया। जब उत्तर प्रदेश में मुझे मौका मिला कि मुझे कार्य करना है उत्तर प्रदेश में